गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 विद नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। जैसा कि हम पिछली क्लासों में बाबर से संबंधित सारी जानकारी को देख चुके हैं, लेकिन उसमें एक चीज शेष रह गई थी। तो वो चीज थी, अगर हम बात करें तो सिक्के पर हमने चर्चा नहीं की थी। ये चीज छूट गई थी जब हम बाबर के बारे में पढ़ रहे थे। बाबर ने सिक्के चलवाए थे, तो कहां पर चलवाए और किस नाम से चलवाए? तो अगर हम बात करें तो बाबर ने काबुल में शाहरुख सिक्का चलवाया था। ये सिक्का काहे का था? चांदी का सिक्का था। दूसरा बाबर ने जो है कांधार में सिक्का चलवाया था, बाबरी सिक्का, ये भी चांदी का था। तो बाबर ने दो सिक्के चलवाए थे, शाहरुख और बाबरी। कहाँ चलवाए? काबुल और कांधार में। तो ये जो सिक्के से संबंधित टॉपिक था, ये छूट गया था, तो इसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो अगर अब हम हुमायूं की बात शुरू करें तो हुमायूं का जो पूरा नाम था, तो हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का ये पूरा नाम था। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? तो हुमायूं का जन्म काबुल में। कब हुआ? 1508 में। हुमायूं का जन्म काबुल में 1508 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम तो सभी लोग जानते ही हो। पिता का नाम बाबर था, माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं के 3 भाई और थे। कौन थे? कामरान और अस्करी। ये जो कामरान और अस्करी थे, ये एक ही माता के संतान थे। तो इनकी दोनों की माता का क्या नाम था? गुलरुख बेगम। और चौथे भाई जो इनका था, उसका नाम था हिंदाल। इनकी माता का नाम था दिलदार अगाची। तो हुमायूं के 3 भाई थे। ठीक है। हुमायूं जब छोटी उम्र का था, तो उस समय बाबर उसकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं करा पाया था। क्यों नहीं करा पाया? क्योंकि आपने देखा कि जो हुमायूं है, इसका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ है। और अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर 1513 और 14 में यहाँ पर समरकंद का अभियान कर रहा था। जैसा कि हमने जब बाबर के बारे में पढ़ा तो उन्हें बताया था 13-14 में समरकंद को जीतने के लिए वहां अभियान पर गया हुआ था। तो जाहिर सी बात है, इस समय बाबर जो है हुमायूं की शिक्षा व्यवस्था नहीं देख पाया। लेकिन जब वापस वहां से काबुल लौटा, तब उसने हुमायूं की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया और उसने 2 शिक्षकों को नियुक्त किया। तो हुमायूं के शिक्षक कौन थे? एक थे मौलाना मसही अल दीन रुहल्ला और दूसरे थे मौलाना इलियास। इनकी देखरेख में हुमायूं ने जल्द ही अरबी, फारसी और तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। साथ में हुमायूं को गणित, ज्योतिष, खगोल, चित्रकला का भी अच्छा ज्ञान था। अगर बात करें सैनिक शिक्षा की, तो हुमायूं जो है वो घुड़सवारी और तीरंदाजी में भी बहुत ही माहिर था। और कम उम्र में ही बाबर ने हुमायूं को राजकाज के कामों में संलग्न कर दिया था।
तो कहीं ना कहीं छोटी उम्र से ही हुमायूं एक प्रकार से देखा जाए तो राजकाज से संबंधित कार्यों को देखने लगा था, तो वो उन चीजों में निपुण भी हो रहा था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 1526 में पानीपत के युद्ध में हुमायूं ने बाबर का सहयोग किया था, वो भी पानीपत के युद्ध में बाबर के साथ लड़ा था। फिर इसके बाद तो आपने ये भी पढ़ा कि जो है 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। हालांकि बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी एक मंत्री थे बाबर के, निजामुद्दीन अली मोहम्मद। जो निजामुद्दीन अली मोहम्मद हैं, ये हुमायूं की जगह मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। वो हुमायूं से ज्यादा मेहंदी ख्वाजा को योग्य समझते थे, लेकिन उन्हें अंततोगत्वा जब ये लगा कि उनकी जान खतरे में है, किसकी, निजामुद्दीन अली मोहम्मद को ये लगा कि इस मामले को लेकर उनकी जान खतरे में है, तो उन्होंने फिर क्या किया, तुरंत जो है हुमायूं का ही पल्ला पकड़ लिया और फिर वो भी हुमायूं के पक्ष में आ गए। तो इस प्रकार से 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन हुमायूं जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो अब हम बात करें, उसके सामने कई चुनौतियां थी। क्या चुनौतियां थी, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे बात करने से पहले। कौन सी चुनौतियां थी, तो अगर हम बात करें जब हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उसके सामने कई समस्याएं थी। क्या समस्या थी, पहली समस्या अगर बात करें तो असंगठित साम्राज्य। अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर को अगर देखें तो बाबर ने जो है 1526 में पानीपत के युद्ध में आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो बाबर लगातार युद्धों में संलग्न रहा। तो इस प्रकार से उसकी साम्राज्य की जो सीमाएं थी, उसका साम्राज्य था वो तो विशाल हो गया, लेकिन उसको संगठित करने का समय बाबर को नहीं मिला। तो हुमायूं के सामने ये समस्या थी। क्या समस्या थी, असंगठित साम्राज्य। तो हुमायूं को जो साम्राज्य मिला था वो पूरी तरीके से असंगठित था। अब हुमायूं उसको प्रशासनिक रूप से उसको संगठित करे, यही कहीं ना कहीं उसके सामने चुनौती थी। फिर दूसरी अगर हम बात करें, रिक्त राजकोष। जो राजकोष है वो पूरी तरीके से रिक्त था, क्योंकि आपने पानीपत के युद्ध में पढ़ा कि देखा था कि बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता तो उसने खुले हाथों से जो है पैसे जो है बांट दिए जनता में। तो कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से देखा जाए तो बाबर जब भी किसी युद्ध को जीतता था तो खुले हाथों से जो है दान करता था, इसीलिए उसको कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जब हुमायूं जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उस समय जो ये राजकोष था ये भी रिक्त था। तो और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति हमेशा उस राज्य की मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सेना रखनी है तो सेना के लिए आपको कहीं ना कहीं वेतन भी देना होगा, लेकिन अगर आपके राजकोष में धन नहीं है तो आप बड़ी सेना कैसे रखेंगे। तो ये भी हुमायूं के लिए एक बड़ी समस्या थी, रिक्त राजकोष। अगली बात करें तो अगली बात में आते हैं इनके सगे संबंधी। अगर हम बात करें तो अगली समस्या इनके लिए क्या थी, सगे संबंधी। सगे संबंधियों में कौन थे, तो सगे संबंधियों में एक थे तो उनका नाम था मोहम्मद
जमा मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान मिर्जा और मोहम्मद मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा। ये दो चचेरे भाई थे और ये हुमायूं के बहनोई थे। तो ये जो सगे संबंधी की बात हम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हुमायूं के लिए कठिनाइयां ही इन्होंने उत्पन्न की और कई बार तो ये शत्रु सेना से भी मिल गए थे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो सगे संबंधी थे, ये भी हुमायूं के लिए समस्या खड़ी कर देते थे। हालांकि इनके भाई भी खड़ी करेंगे, लेकिन उसको हम अलग से बात करेंगे। तो इनके भाई भी इनके लिए कई समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन भाई वाली जब बात करेंगे तो उसको हम अभी अलग से बात करेंगे। फिर अगले बात अगर हम करें तो अगली समस्या इनके लिए थे अफगान। अगली समस्या थे अफगान। अब अगर हम अफगानों में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानों में जब बाबर ने ये जो घाघरा का युद्ध है, इस घाघरे के युद्ध में जब महमूद लोधी को पराजित किया था तो नुसरत शाह से भी संधि हो गई थी और बिहार के जो शासक थे लोहानी सरदार, उनसे भी संधि हो गई थी। लेकिन जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई, इधर बंगाल के नुसरत शाह, इन्होंने भी संधि भंग कर दी और बिहार के जो शासक थे लोहानी सरदार, उन्होंने भी संधि को तोड़ दिया। और बिहार के जो है सरदारों ने महमूद लोधी को बिहार का शासक घोषित कर दिया। इधर नुसरत शाह भी विद्रोही अफगानों की सहायता कर रहे थे, उन्होंने भी संधि तोड़ दी। प्लस इनका सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी था शेर खां, जिसको आप अभी पढ़ेंगे, जो शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाएगा, शेर खां। ये शेर खां भी अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। इसके बारे में बाबर ने कहा था, हुमायूं को विशेष तौर पे सलाह दी थी कि शेर खां पर जरूर निगाह रखना। और शेर खां जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो चंदेरी के युद्ध में यह मुगल सेना की ओर से लड़ा था। ये जो शेरशाह सूरी, बाद में अभी शेरशाह सूरी नाम से जाना जाएगा, तो ये जो शेरशाह है, ये चंदेरी के युद्ध में मुगलों की सेना की तरफ से लड़ा था। और उसी में शेरशाह ने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो एक दिन मैं इन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। तो इसी शेर खां ने कहा था। ये भी अफगान था, ये भी अपने आप को संगठित कर रहा था और अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। तो ये तो अफगान थे। फिर अगर हम बात करें अगली समस्या, तो अगली समस्या है इनके गुजरात के शासक बहादुर शाह। बहादुर शाह, इनके बारे में भी हम बात करेंगे अलग से। और फिर अगर बात करें तो बंगाल के नुसरत शाह। तो ये सारी समस्याएं किसकी थी? ये जितनी भी अगर हमने बात की है, ये सारी समस्याएं हुमायूं की थी जब वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो ये तो उसकी इतनी सारी समस्याएं थी। अब हम बात करेंगे अगली कि हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठा तो उसने कुछ प्रारंभिक भूलें कर दी। उसकी प्रारंभिक भूल क्या थी? प्रारंभिक भूल ये थी कि जैसा हमने आपको बताया कि कामरान को उसने काबुल और कांधार का क्षेत्र दे दिया था। हमें पिछली क्लास में बात कर चुके हैं, उसको हमने उस पर चर्चा की थी, तो यहाँ हम सिर्फ बताएंगे। तो कामरान को उसने जो है काबुल और कांधार का क्षेत्र दे दिया था, और अस्करी को उसने संभल का क्षेत्र दे दिया था, हिंदाल को उसने अलवर का क्षेत्र दे दिया था। इनके एक चचेरे भाई भी थे,
जिनका नाम था क्या नाम था, सुलेमान मिर्जा। ये चचेरे भाई थे सुलेमान मिर्जा। इनको भी हुमायूं ने बदख्शां की जागीर दे दी थी। बदख्शां की जागीर इनको भी दे दी थी। अपने भाइयों को तो कई प्रांत दे ही दिए थे, साथ में चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को भी बदख्शां की जागीर दे दी थी। तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी, किसकी, हुमायूं की। क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय अपने साम्राज्य को एक इकाई के रूप में बांधने की जरूरत थी, और हुमायूं ने अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। हालांकि कहीं ना कहीं बाबर ने मरते वक्त हुमायूं से ये बात कही थी कि अपने भाइयों के साथ उदारता पूर्वक हमेशा व्यवहार करना। तो ये इस बात को हुमायूं ने कहीं ना कहीं, उसके दिमाग में ये बात हमेशा से थी कि पिता ने ऐसा कहा है तो उस बात को फॉलो किया जाए। तो उस बात को देखते हुए हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटा था। हालांकि अगर बात करें तो ये पहले ही सिर्फ एक ही मुगल बादशाह हुए हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था। तो ये अगर बात करें तो ये काफी बड़ी भूल साबित होगी। आगे जब आप हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो ये इनके लिए काफी बड़ी भूल साबित होगी। इतना ही नहीं, अगर बात हम करें कामरान की, तो सबसे कपटी यही व्यक्ति था। इसने हमेशा हुमायूं के लिए समस्याएं ही खड़ी की थी। तो कामरान को काबुल और कांधार का क्षेत्र तो दे ही दिया था, प्लस अभी जब आगे आप पढ़ेंगे कि कालिंजर अभियान पर जब हुमायूं जाता है तो इधर कामरान पंजाब वाले क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। इसकी सूचना हुमायूं को हो जाती है। हुमायूं जब वापस आता है तो वो कहीं ना कहीं हुमायूं से युद्ध नहीं करना चाहता था। तो वो जो कामरान है, जब हुमायूं जब वापस आता है तो वो कामरान से जो है युद्ध नहीं करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि ये जो पंजाब है और साथ में प्लस मुल्तान का क्षेत्र भी कामरान को दे देता है, और हिसार और फिरोजा का भी क्षेत्र जो है कामरान को दे देता है। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि जब ये क्षेत्र, ये सारे पश्चिम के क्षेत्र, अगर बात करें तो भारत, ये सारे पश्चिम के क्षेत्र थे, ये सारे कामरान के अधिकार में चले गए। इससे क्या हुआ कि जो काबुल और जो दिल्ली का जो संपर्क था वो पूरी तरीके से टूट गया। अब हुमायूं काबुल से सैनिकों की भर्ती नहीं कर सकता था। तो ये नुकसान हुआ हुमायूं का। और कहीं ना कहीं जब हुमायूं कई युद्ध अभियान पर गया तो जब उसको एक प्रकार से सैनिक सहायता की जरूरत थी तो कभी भी कामरान ने हुमायूं की सहायता नहीं की। तो जो इतना बड़ा क्षेत्र था, इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में सैनिक हुमायूं की सहायता कर सकते थे, लेकिन इस क्षेत्र से कभी कामरान ने हुमायूं की सहायता नहीं की। ये भी आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये थी प्रारंभिक भूलें। अब हम चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग बात कर चुके हैं हुमायूं के, देखा जाए तो जैसे जन्म कब हुआ, माता पिता के नाम, ये सब, उसकी प्रारंभिक जो गद्दी पर जब बैठा तो वो समस्याएं, प्लस प्रारंभिक भूलें, इन 3 चीजों पर हम बात कर चुके हैं। अब हम इन 3 चीजों पर बात करने के अलावा हुमायूं से अगर हम बात करें तो हुमायूं कि 3 लोगों से संघर्ष कहीं ना कहीं घूम फिर के होता रहेगा, तो उनके बारे में देख लें। जैसे अगर हम बात करें तो ये एक था गुजरात।
यहाँ के शासक से भी कहीं ना कहीं संघर्ष छिड़ेगा। बंगाल, इससे भी इनका मामला साथ ही साथ इनके हुमायूं के समानांतर चलेंगे। और मालवा, इन तीनों क्षेत्रों के शासक के बारे में भी साथ ही साथ आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हुमायूं के साथ साथ ये तीनों जब हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो ये तीनों राज्यों के शासक भी हुमायूं के साथ कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे। तो हम गुजरात, मालवा और बंगाल के भी बारे में देख लेते हैं। तो आइए पहले देखते हैं हम, अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मालवा की। मालवा के शासकों में अगर बात करें तो हम यहां से देखेंगे तो महमूद खिलजी, तो जो महमूद खिलजी थे इनका शासनकाल 1436 से 1469 ईस्वी। फिर अगले शासक हुए गयास शाह जो 1469 से 1501। फिर अगले शासक हुए नासिर शाह 1501 से 1510 ईस्वी। और जो ये शासक होंगे महमूद खिलजी द्वितीय, इनका शासनकाल होगा 1510 से 1531 ईस्वी। क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे बाबर को, तो बाबर के बारे में जब आपने पढ़ा तो उस समय राणा सांगा और मेदिनी राय इनके राज्य पर हमला करते हैं महमूद खिलजी के। उस समय महमूद खिलजी सेकंड ही मालवा के शासक थे। और जब बंगाल से इनका संघर्ष छिड़ेगा, गुजरात से जब हुमायूं का संघर्ष छिड़ेगा तो उसमें भी मालवा ही कहीं ना कहीं कारण बनेगा। तो इसलिए हम मालवा के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि गुजरात से इनका जब हुमायूं का संघर्ष होगा तो उसका कारण मालवा होगा। तो इसीलिए हम मालवा को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल भी हुमायूं के साथ ही साथ कहानी में चलेगा। तो अगर हम बात करें, अगला बात कर ले तो यहाँ अगले हो जाएंगे बंगाल के शासक। तो बंगाल के शासक बात करें तो इसमें जो हुसैनी वंश की स्थापना की थी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। कब की थी? 1493 से 1519। हालांकि इनके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बात यहाँ से शुरू हो जाती है नुसरत शाह से। जैसे कि इसमें आपको ऊपर के 3 शासकों के बारे में बस इतना देख लीजिए कि ये शासनकाल में रहे, लेकिन बात अगर आपको पूरी तरीके से बाबर के बारे से जब बाबर की कहानी आपने पढ़नी शुरू की तो उसी के समांतर महमूद खिलजी भी चलते हैं। तो आपको महमूद खिलजी के बारे में जानना है। वैसे ही यहाँ भी आप नुसरत शाह को साथ लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे नुसरत शाह। तो नुसरत शाह का शासनकाल रहा 1519 से 1532 ईस्वी। यानी कि कहीं ना कहीं नुसरत शाह बाबर के समकालीन रहे, प्लस 2 साल हुमायूं के भी समकालीन रहे। ठीक है। फिर अगले शासक हो जाएंगे अलाउद्दीन फिरोज शाह। इनकी मृत्यु एक ही साल में हो जाएगी। और अगले शासक बनेंगे गयासुद्दीन महमूद शाह। तो जो ये गयासुद्दीन महमूद शाह बनेंगे, ये महमूद शाह किससे सहायता मांगेंगे? हुमायूं से सहायता मांगेंगे, क्योंकि शेर शाह सूरी जो शेर खां है, अभी तो शेर खां होगा, बाद में जब हुमायूं को पराजित कर देता है तब वह शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर लेता है। तो जो शेर खां है वो बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित कर बंगाल पर अधिकार कर लेता है। और हुमायूं से जो है ये महमूद शाह सहायता मांगते हैं। तो हुमायूं उनकी सहायता के लिए बंगाल पर आक्रमण करता है। हालांकि बाद में फिर शेर शाह सूरी बंगाल पर फिर अधिकार कर लेता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल 1533 से 1538 के बाद समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब शेर शाह सूरी बंगाल पर अधिकार कर लेता है तो ये 1555 तक बंगाल सूरी वंश के शासकों के अधीन रहता है। ठीक, तो ये बात कर ली। अब हम बात कर लें गुजरात की। तो गुजरात की अगर बात करें तो इसमें कौन थे? मुजफ्फर शाह सेकंड।
मुजफ्फर शाह सेकंड इसके शासक थे। ये कब से कब तक रहे? 1511 से 1526। कहीं ना कहीं पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया, तो ये भी कहीं ना कहीं बाबर के समय पर थे। फिर इसके बाद अगले शासक हुए सिकंदर, लेकिन मात्र ये 1 माह के शासक हुए, अप्रैल से मई, और थोड़ा विलासी प्रवृत्ति के शासक थे तो इनकी हत्या हो जाती है, तो इनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये खाली थे 1526 से 26 में ही रहे हैं, खाली 1 माह के लिए। इसके बाद जो शासक बनता है ये इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह। ये इनका शासनकाल रहेगा 1526 से 1537 ईस्वी। तो जो बहादुर शाह हैं गुजरात के शासक, इनसे हुमायूं की कहीं ना कहीं तनातुनी रहेगी, तो इसलिए हम बहादुर शाह को भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमने आपको बताया मालवा के शासक, बंगाल के शासक, गुजरात के शासक, ये थोड़ा हमने फिगर इसलिए समझा दिया है कि जब हम हुमायूं को लेकर चलें तो आप कहानी को समझ सकें। ऐसा ना हो कि अरे ये बहादुर शाह कौन थे, ये जो है गयास महमूद शाह कहाँ से आ गए, और ये महमूद खिलजी कहाँ से आ गए, तो ऐसा आपके दिमाग में ना हो। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को भी क्लियर कर लिया है। अब आइए चलते हैं।